वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की क्लास नंबर 20 कराने वाले हैं आज आपको। तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के क्लास नंबर 20 में हमने लास्ट आपको पढ़ाया था रूल नंबर 162। तो 162 से ये क्लास हमें स्टार्ट करनी थी। क्लासेस का आपको पता ही है, एमसीआरई के साथ साथ में जितने भी एग्जामिनेशन जहां पर सीसीएस रूल्स, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल, जीएफआर आपके पूछे जाते हैं, हेल्पफुल रहती है। चाहे वो एग्जामिनेशन एमसीआरई का हो, चाहे निटर चंडीगढ़ का, आईआईटी, एनआईटी या डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो 162 पे पहुंचे थे हमने। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था कि 162 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो रूल नंबर 162 बोलता क्या है, ये आपको एलटीई के बारे में बताता है। एलटीई क्या होता है? एलटीई होता है आपका लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। इसके अंदर लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये तो आपको पता ही है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो इसके अंदर कितनी है? वैल्यू है वो आपकी 50 लाख तक है इसके अंदर, 50 लाख तक। और जो ये 50 लाख तक है, ये हम आपको अमेंडेड वैल्यू बता रहे हैं। अमेंडेड वैल्यू जो आपका एमसीआरई 2024 हुआ था ना, उसके बाद का अमेंडमेंट है ये। करीब करीब जुलाई का अमेंडमेंट है, जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 के बाद इस लिमिट को बढ़ा के 50 लाख कर दिया था आपका। ठीक है, तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। जितने भी बिडिंग डॉक्यूमेंट की कॉपीज हैं, कॉपीज ऑफ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अंदर जितने भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉपीज ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये आपकी बाय पोस्ट जाएं, चाहे ये भी ऑप्शन है, बाय कोरियर जाए, बाय ईमेल जाए। ठीक है, किसको जाएगी? जो भी आपकी फर्म है, जो फर्म बिडिंग इनवाइट करती है, उसको कॉपीज बाय पोस्ट भी जा सकती हैं, बाय ईमेल भी भेज सकते हो, बाय कोरियर भी भेज सकते हो। ठीक है, और नंबर ऑफ सप्लायर्स आपको पता ही है। नंबर ऑफ सप्लायर्स मस्ट बी मोर देन 3। अब देखो, इसके अंदर एक क्वेश्चन बताएंगे। प्लस मेंबरशिप में हमने जो क्वेश्चन आपको मॉक में पूछा था, एक बच्चे का, नहीं मॉक का नहीं, 100 क्वेश्चंस हैं जो हमारे मैराथन के, उसमें ये सवाल था। तो उसमें ऑप्शंस हैं कि नंबर ऑफ सप्लायर्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। तो उसके अंदर ऑप्शन है जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से है। तो उसमें आंसर नहीं, आई थिंक आंसर 4 है उसके अंदर। तो किसी बच्चे को ये डाउट हुआ कि 4 नहीं होना चाहिए, ये तो 3 होना चाहिए था। तो 3 से ज्यादा है, 3 तो होना ही नहीं चाहिए था। 4 पे टिक कर सकते हो, 5 पे कर सकते हो, 6 पे कर सकते हो, लेकिन 2 पे नहीं कर सकते, 3 पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ मिनिमम सप्लायर्स हैं वो मस्ट बी 3, मोर देन 3। मस्ट बी 3 नहीं, मोर देन 3, 3 से ज्यादा होने ही चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, साथ के साथ बोला गया है कि जो फर्म है वो जैम के साथ साथ, जैम के पोर्टल पे तो करेगी, साथ में जो कॉमन जो सेंटर का प्रोक्योरमेंट पोर्टल है सीपीपी, उस पर भी क्या करोगे आप? उस पर भी टेंडर इंक्वायरी को पब्लिश करना होता है, पब्लिश करना होता है। ये इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, चलो, अब इस रूल में एक चीज चेंज हो जाती है। हमने आपको अभी बताया था कि 50 लाख तक, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है।
लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में, इससे ज़्यादा भी। उसके लिए कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, सरकमस्टांसेस हैं। क्या सरकमस्टांसेस हैं? इसके लिए सरकमस्टांसेस यही है कि अर्जेंसी हो। केसेस में क्या है कि आप कोई ऐसी अर्जेंसी बताओ कि 50 लाख से ज़्यादा वाली चीज़ भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अंदर आप परचेज कर पाओ। ठीक है, तो उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर है कि भाई क्यों प्रिक्योरमेंट को इस तरह से ऐसा किया गया है, रीजंस बताने होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बतानी होती है। हो गया क्लियर? एक होता है सफिशिएंट टाइम, आपको देना पड़ेगा सफिशिएंट टाइम। ये नहीं है 2 दिन के अंदर आप बोलो कि बिडिंग इनवाइटेड है, पब्लिश कर दिया आपने, 2 दिन के अंदर बिड चाहिए। तो एक सफिशिएंट टाइम देना होता है सप्लायर्स को। सप्लायर्स को किसके लिए देना होता है? सबमिशन ऑफ बिड्स के लिए। ठीक है, को सबमिशन ऑफ बिड्स के लिए। चलो क्लियर हो गया। अब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का कोई भी सवाल आया, आप फटक से जवाब दे दो। ठीक है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप उसका जवाब दे दोगे। तो 162 के अंदर जो जो चीजें जरूरी थी हमने आपको बता दी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं टू बिड सिस्टम। और टू बिड सिस्टम किस में आता है? इसी रूल के बाद आ जाता है। तो रूल नंबर 163, इसमें क्या है? 163 में 163 में आपका आ जाता है टू बिड सिस्टम। टू बिड सिस्टम। अच्छा, टू बिड सिस्टम में क्या है? टू बिड सिस्टम में यही होगा टेक्निकल बिड भी होंगी इसके अंदर, प्लस में फाइनेंशियल बिड भी होंगी। फाइनेंशियल बिड तो साइमल्टेनियसली चलता है ये टू बिड सिस्टम के अंदर, इसीलिए इसको टू बिड बोलते हैं। ठीक है, अब ये बी है, इसको कुछ और मत समझना आप, बी। ठीक है, टू बिड सिस्टम। अब आपको क्लियर हुआ ये कि टू बिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें फाइनेंशियल बिड आपकी बिड भी होती है और टेक्निकल बिड भी इसके अंदर होती है। तो देखो, अब आपने कोई हाई वैल्यू प्लांट या मशीनरी कोई टेक्निकल नेचर की अगर खरीदनी है तो 2 पार्ट के अंदर ही खरीदोगे ना। तो इसका ये होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ होती है? इसकी ज़रूरत होती है आपको हाई वैल्यू प्लांट, मशीनरी इट्सेट्रा के केस में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये पता लग गया इसके अंदर आपने किस चीज़ का जवाब देना है कि हाई वैल्यू प्लांट होगा या मशीनरी होगी। ठीक है, जो भी आपकी टेक्निकल नेचर की होगी, टेक्निकल, कुल मिला के टेक्निकल होनी चाहिए, तभी तो टेक्निकल आप बिड यूज करोगे। तो उस केस में ये किया जाता है। अब टेक्निकल में क्या होगा? टेक्निकल डिटेल्स होंगी सारी की सारी। और फाइनेंशियल में क्या होगा? फाइनेंशियल में होगा कि आपका प्राइस वाइज। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल में टेक्निकल चीजें होंगी और फाइनेंशियल में होगा प्राइस के बारे में डिस्कशन। ठीक है, चलो अब दोनों की दोनों बिड साइमल्टेनियसली काम करती हैं। तो टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड, ये होगी आपकी टेक्निकल बिड प्लस फाइनेंशियल बिड। फाइनेंशियल बिड, दोनों की दोनों बिड क्या करेंगी? सील्ड एनवलप के अंदर सेपरेट कवर, जिसपे साफ साफ लिखा होगा ये टेक्निकल बिड है आपकी, और ये वाली जो फाइनेंशियल बिड है वो आप लिख के भेजोगे। ठीक है, सेपरेट एनवलप, और जो कि सील्ड होगा, सील्ड एनवलप के अंदर आप भेजोगे। अब क्या होगा? जो आपने भेजा, तो टेक्निकल बिड, जो ये टेक्निकल बिड है, ये तो आपका परचेज डिपार्टमेंट ओपन करेगा, या अगर मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो परचेज मिनिस्ट्री ओपन करेगी। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट का हो या मिनिस्ट्री का हो।
किसको? टेक्निकल बिड को। और फाइनेंशियल बिड को कौन ओपन करेगा? जो फाइनेंशियल बिड है आपकी, वो होगी आपकी आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंट कमेटी। उसके बाद में अलग से आपको टाइम दिया जाएगा कि मतलब टाइम नहीं दिया जाएगा, ओपन किया जाएगा उसको। ठीक है, टाइम, डेट इंटीमेट करने के बाद ओपन किया जाएगा। याद रखना, टेक्निकल बिज तो परचेज कमेटी खोल लेगी, परचेज डिपार्टमेंट खोलेगा, परचेज मिनिस्ट्री खोल लेगी। लेकिन फाइनेंशियल बिड के लिए क्या होगा? आफ्टर इवैल्यूएशन आपको बता दिया जाएगा भाई इस डेट और इस टाइम पे आ जाओ, आपकी फाइनेंशियल बिड है जो आपके सामने खोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है टू बिड सिस्टम के अंदर। ठीक है, उस हिसाब से फिर रैंकिंग बना दी जाती है। जिसकी बिडिंग सबसे कम होगी, जो सबसे मतलब समझ रहे हो आप, किसी काम की बोली कम लगाएगा, पैसे कम मांगेगा, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। तो ये है आपका रूल नंबर 163। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट अब आपको पढ़ाना है, ये तो हो गया टू बिड सिस्टम। अब आएगा टू स्टेज बिडिंग। अब कौन सा आता है? 164 में। ये ना बिड वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे कराने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं है, समझ में आ जाएगा। टू स्टेज बिडिंग होता है इसके अंदर, टू स्टेज बिडिंग। अब ये टू स्टेज बिडिंग में क्या है? इसमें भी दो स्टेज में भाई फाइनेंशियल टेक्निकल के बाद में ली जाती है, ये वही सिस्टम है। ठीक है, इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है वो प्रिक्योर कर सकती है टू स्टेज बिडिंग को अगर इफ जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज्यादा फीजेबल नहीं है, कि भाई डिटेल ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो टू स्टेज बिडिंग को यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अगर मिनिस्ट्री हुआ या कोई डिपार्टमेंट हुआ, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपेरिमेंट को लेके, किसी डेवलपमेंट को लेके, किसी स्टडी को लेके, समझ में आया ना? मतलब प्रोडक्शन नहीं होना, वहां पे रिसर्च या एक्सपेरिमेंट या स्टडी या डेवलपमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वहां पे ये टू स्टेज बिडिंग यूज की जाती है। ठीक है, अब बिडिंग की सेम प्रोसेस है। पहली स्टेज की जो बिडिंग की होगी वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, वो एडवर्टाइज टेंडर के अंदर जो टेक्निकल एक्सपेक्ट हैं, कंट्रेक्चुअल टर्म है, कंडीशंस हैं, उनके बारे में बताएगा बिना प्राइस की, वो आपको सारा बता देगा। एडवर्टाइज टेंडर उसमें बता देगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट उनको क्या चाहिए, कंट्रेक्चुअल टर्म क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, बट आपको प्राइस नहीं बताएगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा? जो जो एलिजिबल होंगे उनको एवेल्युएट करने के बाद में आपको जो है जो भी बिडर हैं उनकी डिस्कशन होगी, उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि सारे बिडर पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में। अब यहां पे जितने भी बिडर हैं, ठीक है, बिडर पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि उनको किसी को भी रेट नहीं पता, कॉस्ट, ये नो इंफॉर्मेशन, कॉस्ट के बारे में उनको नो इंफॉर्मेशन है, इसीलिए वो सारे के सारे डिस्कशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे। फिर सेकंड स्टेज जो होगी बिडिंग प्रोसेस की, उसके अंदर क्या होगा? जो भी प्रोक्योरिंग एंटिटी है, जो खरीद रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, वो इनवाइट करेगी बिड उन सारे बिडर से जो पहली स्टेज में रिजेक्ट नहीं हुई, तभी तो फाइनल स्टेज में जाएंगे वो। फिर फाइनल जो बोली है वो लगाई जाती है। अगर कोई बिडर इनवाइट कर किया गया, लेकिन भाई वो जो प्रोक्योरमेंट की जो मॉडिफिकेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बाद अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो उसको फिर वो पेनलाइज करते हैं। ठीक है, उनको फिर विड्रॉ करना पड़ता है वहां से। किसी बिडर ने उसको इनवाइट तो कर लिया, लेकिन उसने क्या हुआ, जो
प्रिक्योरमेंट के जो मैटर्स हैं, अगर मान लो उनमें मॉडिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन के टर्म की वजह से वो विड्रॉ करना चाह रहा है, तो क्या होगा, प्रोसीडिंग्स है जो एडुकेट जस्टिफिकेशन उनको देनी पड़ेगी कि भाई मैं किस वजह से विड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये 2 स्टेज बिडिंग, आपको सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। 2 स्टेज बिडिंग के अंदर आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये बिड वहां पे यूज किया जाता है जहां पे, यहां पे लिख देते हैं, इस लाइन को याद कर लेना, नॉट फीजिबल, नॉट फीजिबल, यहां पे लिख देते हैं वेयर नॉट फीजिबल टू फॉर्मुलेट डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस विदाउट रिसीविंग इनपुट्स, क्या लिखें, रिगार्डिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, ये हो सकता है आपके समझ में ना आए, क्वेश्चंस जब कराएंगे तो डेफिनेटली आपको रिमाइंड हो जाएंगे, आपको पता लगेगा कि आपने पढ़ा था। ठीक है, तभी आपको पता लग जाएगा। चलो, रूल नंबर 165। अब देखो, हर बार रूल याद रखने की जरूरत किस लिए नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन पूछने वाला तो कैसे भी पूछ लेगा। क्वेश्चन पूछने वाले की लाइन लिखेगा, इन द केस ऑफ एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, लेट बिड रिसीव होती है डेट एंड टाइम के बाद में, तो क्या वो कंसीडर होंगी? सीधी सी बात है, नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 165 यही बोलता है, लेट बिड्स, हम सीधा रिजल्ट लिख देते हैं, नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, नॉट कंसीडर्ड। चलो भाई, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब आ जाओ रूल नंबर 166 पर, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। 66 में क्या है? 66 में है STE, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। क्या होता है STE? STE होता है आपका सिंगल टेंडर इंक्वायरी। ठीक है, अब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितने होने चाहिए। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहीं पे पहले ही पूछ लेते हैं आपसे। इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, नंबर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहां आंसर बताना है। ठीक है, तो देखो यहां पे लिख देते हैं हम 2, 3, 1, 5। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब जिन बच्चों ने सही से नहीं पढ़ा होगा वो तो बच्चे ये आंसर लगाएंगे और आगे चले जाएंगे, जबकि ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? मोर देन 3 होना चाहिए, तो 3 तो चलेगा नहीं, 2 भी नहीं चलेगा, 1 भी नहीं चलेगा, तो 5 चलेगा ना भाई, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका 4। क्लियर हुआ आपको? यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फैक्चुअल। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। अब सिंगल टेंडर इंक्वायरी कहां पे होता है? सिंगल टेंडर, समझ रहे हो ना, सिंगल ही पर्सन को बुलाया जाए, ये हमने यहां पे लिखा हुआ है सिंगल टेंडर इंक्वायरी। तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी वहां पर होता है जिसमें डिपार्टमेंट को पता है कि यही पार्टिकुलर फर्म जो है वो मैन्युफैक्चरर है उस गुड्स का। तो कैसे लिखेंगे हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी? जहां डिपार्टमेंट को पता है कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को यह फर्म ही मैन्युफैक्चर करती है या बनाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है, वहां पे हो जाएगा सिंगल टेंडर इंक्वायरी, है ना। लेकिन उसमें क्या होगा, उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर ये होगा कि एक अंडरटेकिंग है जो वो देनी पड़ती है कंपिटेंट अथॉरिटी को,
कि जो भी आइटम है वो इससे बनाई गई है, नो अदर मेक और मॉडल एक्सेप्टेबल है फॉर द फॉलोइंग रीजंस। रीजन बताना होगा। चलो यहां पे क्लियर कर देते हैं कौन से रूल नंबर के अंदर है ये। रूल है आपका 166 सिंगल टेंडर इंक्वायरी। ठीक है, रीजंस, रीजंस फॉर सिंगल टेंडर इंक्वायरी। एक तो रीजन आपको सबसे पहला जो दोगे वो यही दोगे। क्या दोगे कि नो अदर मेक, नो अदर मेक इज एक्सेप्टेबल। उसके तो रीजन बताओगे ही ना आप कि भाई किस वजह से आप इससे खरीद रहे हो। इस वजह से खरीद रहे हैं जी हम तो, है ना। फिर आप कंकरेंस बताओगे, कंकरेंस टू द प्रपोजल, जो भी करस्पॉन्डेंस है वाइड नंबर दिस, यहाँ पे नंबर के साथ में आप बताओगे। उसके बाद में जो है अप्रूवल है कंपिटेंट अथॉरिटी की, वो आपको मिल जाएगी। अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। अब देखो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी होती है, अथॉरिटी विच इज कंपिटेंट, जिसके साइन होने से वो चीज लागू हो जाएगी। इंडेंटिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, ठीक है, आईओबी कह सकते हैं, इंडेंटिंग ऑफिसर। याद रखना इस चीज को, चलो कंफ्यूज करेगी जब आपको पीडीएफ मिलेगी। तो पता लग गया ना सिंगल टेंडर इंक्वायरी में कहां पे क्या होता है ना। हो गया क्लियर आपको। चलो अब जो भी बिडिंग प्रोसेस है उसमें सिक्योरिटी का बड़ा सवाल आता है कि भाई सिक्योरिटी जमा करो, ऐसे बोलते हैं ना, सिक्योरिटी जमा करो। तो ये जो सिक्योरिटी वर्ड है ये रूल नंबर 170 में आता है जीएफआर के। किसमें आता है, जीएफआर के रूल नंबर 170 के अंदर सिक्योरिटी के बारे में आता है। कौन सी सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये बिड सिक्योरिटी जमा क्यों की जाती है, ताकि बिडर को विड्रॉ करने से, चेंज करने से आप सेफ गार्ड कर सको, वो बीच में बदल ना सके, बीच में विड्रॉ ना कर सके, है ना। तो इस ही बिड सिक्योरिटी को आप अर्नेस्ट मनी बोलते हो, अर्नेस्ट मनी। ठीक है, और चलो शायद कोई आपको बताएगा नहीं, इसको बोलते हैं गिरवी। गिरवी वर्ड सुना है ना, गिरवी, कि ये फलानी चीज गिरवी रख दो, तो यही होती है वो गिरवी सिक्योरिटी, अर्नेस्ट मनी। ठीक है, बिड सिक्योरिटी का दूसरा नाम क्या है, यहां पे लिख देते हैं, क्वेश्चन अगर आता है तो। अनदर नेम ऑफ बिड सिक्योरिटी। क्या है अदर नेम बिड सिक्योरिटी का, यहां पे आंसर लिख देते हैं, इसका नाम है जी अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी। चलो हो गया, एक क्वेश्चन भी याद हो गया और बिड सिक्योरिटी के बारे में। इसके जमा क्यों करते हैं भाई, जमा करने का तो यही रीजन है ताकि सेफ गार्ड कर सके कि बिडर बीच में विड्रॉ ना करे, चेंज ना करे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जब भी बिडिंग होती है तो बिड सिक्योरिटी बिडर प्रोवाइड कराता है। जो बिड सिक्योरिटी होती है वो जितनी भी आपकी एस्टिमेटेड, अब यही सवाल पूछा जाएगा, बिड सिक्योरिटी। चलो आपको फॉर्मूला बता देते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट गुड की। अब देख गुड्स में ये मत समझना सामान ही है, सर्विस भी तो हो सकती है, आपको बताया था ना, कंसल्टेंसी भी, आप किसी चीज को हायर कर रहे हो वो भी गुड्स है, आईटी से रिलेटेड। तो कुछ भी है, गुड्स की डेफिनेशन हम आपको दे चुके हैं। रूल नंबर आई थिंक 154 था या 144 था, क्या था बताओ गुड की, 143 था ना, जब आपको गुड्स के बारे में हमने पढ़ाया था, क्या था बताओ एग्जैक्टली आप लोगों को, या तो याद होगा, ठीक है, या कमेंट करके बताना हमें कि गुड्स की डेफिनेशन किसके अंदर थी। क्लियर हो गया, वैसे तो 143 बताया था हमने आपको। चलो तो रूल नंबर 143 के अंदर गुड्स के बारे में बताया गया है। तो जो भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है बिड सिक्योरिटी के अंदर, वो कितनी सिक्योरिटी जमा की जाती है, टोटल एस्टिमेट कॉस्ट का आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको अभी बता देते हैं। रूल नंबर 170 है नहीं, तो ये है जो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा उसका माना जाता है 2% से लेके 5% तक।
ठीक है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड इंटू 2% से 5%, मान के चलो 10 लाख है, ठीक है, ये है आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब इसकी जो बिल्ड सिक्योरिटी है वो कितनी बनेगी, अगर 2% ही कोई लेता है आपसे, ठीक है, तो 10 लाख हो गए आपके 10 लाख। चलो का 2%, तो 2% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 जीरो कम करनी है आपने बस, और 1 2 3 4 और 2, 20,000, ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर, 20,000 आ गया। तो 20,000 होगी आपकी अर्नेस्ट मनी, कंफ्यूज मत होना, बिड सिक्योरिटी ही होती है अर्नेस्ट मनी, तो उनको जमा करना पड़ेगा। तो रेट आपको फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, बस इस चीज को नोट कर लेना है कि होती कितनी है ये, 2% से 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्लियर हो गया, 2% से 5% क्या होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट की बिड सिक्योरिटी है जो वो रखी जाती है, ठीक है। चलो अब आप कोई सामान खरीद रहे हो तो हमेशा जब बल्क में होता है कोई सामान तो एडवांस पेमेंट की जाती है, किसको, सप्लायर को। सप्लायर बोल देगा मुझे तो मोबिलाइजेशन के चार्जेस चाहिए, अगर मान लो वो बिल्डिंग बनाता है कोई तो उसको एडवांस दिया जाता है। किस वजह से एडवांस दिया जाता है कि भाई जब आप एडवांस दोगे तभी मैं जो मैंने लेबर रखी है, जो मैंने मशीनरी रखी है, उसको मूव कराने का, उसको मोबिलाइज कराने के लिए मेरे को इतने पैसे चाहिए, तो वो आपसे एडवांस ले लेते हैं, किसी भी तरह से लें एडवांस। तो ये रूल है एडवांस लेने का, ठीक है। तो जो भी पेमेंट है वो इसी केस में होती है। मोस्टली आप देखोगे एडवांस टू पेमेंट टू सप्लायर्स, तो एडवांस किस में आती है बच्चों, याद रख लेना रूल नंबर, ये ज्यादा रूल नहीं पढ़ने आपने, जो जो आपको बता रहे हैं वो याद रखने। 172/1 में आपका 172 ऑफ 1 के अंदर आता है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स, ठीक है। अब केस कौन कौन से हैं जिस केस में आपको चाहिए वो एडवांस, जितने भी मेंटेनेंस के काम होते हैं उसमें सब में एडवांस मिलता है। मेंटेनेंस वर्क, कौन कौन से मेंटेनेंस वर्क हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट हैं एयर कंडीशनर की सर्विस होगी, कंप्यूटर्स की सर्विस होगी, या कोई हो गया भाई आपका हैवी इक्विपमेंट। हैवी किस वजह से हैवी, चलो हैवी कट करो, कॉस्टली लिख देते हैं, कोई कॉस्टली इक्विपमेंट हुआ तो उस केसेस में आपको एडवांस मिल जाता है, ठीक है। अब ये मिलता कितना है, मिलता कितना है, कितना, चलो जी, अगर आप हो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, तो भैया जितना भी आपका वैल्यू है ना कॉन्ट्रैक्ट की उसका 30% तक मिल जाता है, 30% तक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर आप हो सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी कौन सी होती है, सरकारी कंपनी होती है जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आप काम कराओगे, कोई भी पीएसयू होगी, है ना, भेल है, गेल है बिल्डिंग बनाने में एनबीसीसी है, तो क्या होगा, तो 40% तक आपको मिल जाता है, 40%। उसमें प्रोविजन यही है, प्राइवेट फर्म है तो 30% मिल जाएगा, और गवर्नमेंट फर्म है तो आपको मिल जाता है भैया 40%, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। चलो क्लियर हो गया आपको। अब और कौन कौन से रूल्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं वही डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। अब सबसे बड़ी चीज आ जाएगी इसमें आपकी प्रोक्योरमेंट सर्विस में। तो प्रोक्योरमेंट सर्विस में सबसे पहले एक तो कंसल्टेशन के लिए भी हम हायर करते हैं, तो कंसल्टिंग सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस का जरूर आता है जो हम कंसल्टेंट हायर करते हैं,
तो ये आ जाएगा आपका कंसल्टिंग सर्विस आ जाती है रूल नंबर 177 के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आप कंसल्टेंसी यूज कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रोसीजरल प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर्स हैं उनमें, किसी ट्रेनिंग में, किसी एडवाइजरी सर्विस में, है ना, तो ये चीज़ आप यूज कर सकते हो। तो ये याद रखना आप, 177 है जो इसका इसके अंदर आता है। लेट बिड का तो हमने आपको बता ही दिया भाई, उसको कंसीडर ही नहीं करते। तो लेट बिड का रूल 188 में भी आता है, आप याद रखना, रूल 188 में भी लेट बिड के बारे में बताया गया है। लेट बिड अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था, पुराने वाला रूल बताओ आप जो आपको अभी लेट बिड के बारे में बताया था। ठीक है, एक बच्चों नोट करना है, ये सारी चीजें नोट करने वाली है। एक LCS होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। LCS होता है लीस्ट कॉस्ट सिस्टम। लीस्ट कॉस्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम है जी? ये आपका ऐसा सिस्टम है जो स्टैंडर्ड्स के लिए, जो ऑडिट के लिए, जो इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए, उन चीजों के लिए बनाया जाता है जो भी नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क है। कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होता, जो भी नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क हैं जिनके स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे आपका लीस्ट कॉस्ट सिस्टम बनाया जाता है कि भाई जिसकी वैल्यू कम उसको सिलेक्ट कर लो। स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे, जो कम पैसा ले रहा है उससे कर लो। अगर स्टैंडर्ड की बात है तो पैसे आपको ज्यादा भी देने पड़ते हैं। कोई कम ले रहा हो, स्टैंडर्ड उस हिसाब से नहीं दे रहा है, तो भी आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो लीस्ट कॉस्ट सिस्टम है, रूल नंबर 193 के अंदर आता है। ठीक है, ये इसलिए थोड़ा सा समझाया है कि जहां पे स्टैंडर्ड की बात नहीं हो वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, चलो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर भी फाइनेंशियल रूल्स यूज करते हैं, और वो है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसके अंदर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर्स होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। जो भी डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है वो बेसिक रूल्स के साथ देता है कि भाई कब मटेरियल्स को परचेज करना है प्राइवेट सप्लायर से, क्या टाइमिंग रहेगी, कब उनको इशू करना है गुड्स को, कब रिसीट करना है गुड्स को। ठीक है, क्योंकि आप इशू भी करोगे इंटरनल डिपार्टमेंट्स में। गुड्स एंड मटेरियल्स की कस्टडी कैसे रखनी है, उनका लिस्ट एंड अकाउंट्स कैसे रखने हैं आपने। वेरिफिकेशन भी की जाती है कंज्यूमेबल्स की, हायरिंग की फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है। फिक्स्ड जो एसेट्स हैं आपके, जो भी नॉन कंज्यूमेबल्स हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। तो चलो ये इन्वेंट्री में अगर पूछो तो सबसे ज्यादा काम की चीज यही है, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड, ये याद रखना, एक तो फिक्स एसेट्स होते हैं आपके, तो फिक्स एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन है रूल 213(1) के अंदर। और फिजिकल, यहां पे लिख देते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स। अगर आपसे कंज्यूमेबल्स पूछते हैं, जो चीजें कंज्यूम हो जाती हैं, जिनका रिकॉर्ड तो है लेकिन वो कंज्यूम हो जाएंगी, ठीक है, तो उनकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो इसके सेकंड पार्ट के अंदर आ जाती है, यानी कि 213/2 ऑफ 213 ऑफ 2। ठीक है, और 212 ऑफ 3 में आ जाता है प्रोसीजर कैसे करना है, कि भाई वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है, वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है, ये आ जाता है आपका रूल नंबर 213(3) के अंदर। ठीक है, हो गया क्लियर? थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, दोबारा पढ़ लेना, काम की चीजें हैं, सारी काम की चीजें बताएंगे आपको। ये बफर स्टॉक होता है, इसको वैसे ही समझ लो आप ऐसे समझना, अगर आपके पास मान के चलते हैं हम, ग्रोसरी की शॉप है, उस पर राइस रखे हैं आपने, राइस मान के चलना आपकी पर डे की कंजप्शन है कि आप 100 केजी तक सेल कर देते हो। तो 100 केजी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि 100 केजी अगर लग जाता है, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि प्रोसीजर में लिखा है कि भाई 30 दिन का रखना है आपने, फिर आ जाएगा 15 दिन के बाद, फिर आ जाएगा 20 दिन के बाद, फिर आ जाएगा। तो 30 दिन का कितना हुआ? 30 दिन का 3000 किलो हुआ। 100 किलो लग रहा है, 30 दिन का 3000 होगा, 3 क्विंटल हो गया।
3 क्विंटल से ज्यादा अगर आपने रख लिया, मान लो आपने 20 क्विंटल रख लिया, तो अब क्या हो गया वो, अब हो गया वो पैसे की बर्बादी हुई एक तरह से। तो बफर स्टॉक का मतलब वो स्टॉक होता है जो रखा जाता है मिनिमम। बफर स्टॉक उस स्टॉक को बोलते हैं जो स्टॉक होना चाहिए आपके पास, कि भाई अथॉरिटी ने बोला हुआ है इतना तो होना ही चाहिए, तो वो ही होता है बफर स्टॉक। अब बच्चों एक चीज और पढ़ना, लाइब्रेरी का हमने बताया कि गुड्स नहीं है लाइब्रेरी वाली चीज, बिल्कुल ठीक बताया। इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है क्या यार, फिजिकल वेरिफिकेशन? अब आपको लगेगा गुड्स नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन यार नहीं होती होगी शायद, लेकिन बच्चों इसका जवाब है यस। तो यस अगर आ गया ना, तो अब रूल भी याद कर लो। तो कौन सा रूल है? फिजिकल वेरिफिकेशन 200 के बाद ही शुरू हुआ था, तो 215 नंबर, 215 नंबर बोलता है कि लाइब्रेरी का भी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है ना। उसके अंदर बुक्स के बारे में, कब खरीदी, कैसे खरीदी, क्या नहीं खरीदी, है ना। चलो जीएफआर की लास्ट क्लास मिलेगी, उस क्लास के बाद दूसरी भी क्लासें हम स्टार्ट करा देंगे उसी के साथ साथ, ठीक है। तो ये जीएफआर की लास्ट क्लास है, फिर तो आपको हम एमसीक्यू में ही प्रिपेयर करा पाएंगे। तो थोड़ा सा और डिस्कशन रहता है जीएफआर का, क्योंकि आपको पता है रूल तो अगर आप देखोगे 300 से ज़्यादा है, 324 के आसपास है हमारे रूल टोटल जीएफआर के। अगर देखोगे तो जो जो जरूरी हम आपको बता देंगे, फिर हम क्वेश्चन के थ्रू आपको याद कराएंगे, ठीक है। तो जीएफआर तो खत्म होने वाला है, नेक्स्ट क्लास के मिड में ही खत्म कर देंगे, और उस क्लास में हम दूसरी चीज़ें भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली पेंशन के रूल करेंगे। एक बच्चे का ईमेल आया है कि पेंशन के भी सवाल जो है करवाओ, तो पेंशन रूल्स हैं जो वो हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है। बाकी एमसीक्यू की क्लासेज हैं बच्चों, वो लोग जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पुरानी क्लासेज पे आप जरूर फोकस करना।